हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में, राइट? दी यूनिट नंबर 33 कोर्स कंटेंट। सो इट इंक्लूड बेसिक इंट्रोडक्शन, profit sorry profile of foreign exchange market, evolution of foreign exchange in India, major features, market participants, libor and alternative reference rate ARR, Foreign Exchange Dealers Association of India. Then we have FEMA Act 1999. Forex, a retail platform. USD index. Then we have American Depository Receipt ADR and GDR, which is Global Depository Receipt. Okay, so these are the subtopics which is generally part of your foreign exchange market. Now everybody knows about foreign exchange market. ठीक है, अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से आपका कहीं ना कहीं फेमिलियर होंगे। ठीक, सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज बेसिकली इट इज एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज। ठीक है, सो जहाँ पे आपका लाइक इट इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। जैसे आप आईएनआर को कन्वर्ट करते हैं आपका डॉलर के अंदर या इन एनी अदर फॉरेन करेंसी, राइट? तो जहाँ पे ये आपका एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट किए जाते हैं, दैट इज जनरली नोन एज फॉरेक्स मार्केट। सो अपार्ट फ्रॉम दी कैश ट्रांजेक्शन्स, इसका जो ट्रेडिंग आपका है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, स्पेशली पोस्ट 1990s। दुनिया भर के अंदर आज के डेट में काफी ज्यादा ट्रेड होता है आपका। अगर इंडिया की हम लोग बात करें, जो एक्टिव करेंसी पेयर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा आपका यूएसडी आईएनआर, देन यूएस आपका यूरो आईएनआर, येन आईएनआर एंड पाउंड आईएनआर, जिनमें आपका ट्रेडिंग होता है एंड जिनके कॉन्ट्रैक्ट आपका इवन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शंस आपको एक्सचेंज के ऊपर भी देखने के लिए मिलेंगे एंड इवन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज इज बेसिकली it is the trading of one currency for another. For example, one can swap US dollar for rupee. Foreign exchange transaction can take place on foreign exchange market, also known as forex market. Okay, so what are the features profile if we talk about this? So in term of section 2 subsection N of FEMA Act 1999, the definition of foreign exchange is as follows. So foreign exchange, which means deposit, credit and balance payable in any foreign currency. Second one is draft, traveler's check, letter of credit or bill of exchange express or drawn in India in Indian currency but payable in any foreign currency. Draft, traveler's check, letter of credit, bill of exchange drawn by bank, institutions or person outside India but payable in Indian currency. So this is as per your section 2 subsection N of FEMA Act 1999, right? So foreign exchange का अगर हम लोग बेसिक स्कोप की बात करते हैं, ठीक है, तो आज के डेट में लाइक एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दे हैव ग्लोबल एस्पिरेशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे ग्लोबलाइजेशन आपका इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे जो फॉरेन एक्सचेंज का स्कोप है वो भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे बड़ा रीजन है आपका ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो ग्लोबलाइजेशन विच लीड टू इंटरनेशनल ट्रेड या क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक एफडीआई, एफआईआई, ओडीआई, ईसीबीज एंड अदर्स जो आपका टूल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका आज के डेट में हर एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है एंड दे हैव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ डे। हर दिन आपका बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की ट्रांजेक्शन्स होती है। तो जहां पे दो इकोनॉमीज आपका इंटरेक्ट कर रही होती है, दैट मीन्स देयर पेमेंट्स, ऑब्लिगेशंस और बेनिफिट आर इन सम अदर कंट्री। ठीक है, तो जैसे अगर इंडिया से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है सो दे आर गोइंग टू रिसीव देयर पेमेंट्स इन सम अदर करेंसीज, तो कहीं ना कहीं वहां पे फॉरेक्स का प्रेजेंस रहता है। तो ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपका इंक्रीज हुई, तो वैसे वैसे आपका जो फॉरेक्स का मार्केट है या जो फॉरेन एक्सचेंज का जो स्कोप है वो भी आपका इंक्रीज होता गया। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दी मेजर फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तो जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, so the Reserve Bank of India, which is also known as custodian of foreign exchange। ठीक है, तो फॉरेक्स का आपका जो बिजनेस है या रिजर्व है दैट इज जनरली मेंटेन्ड बाय आरबीआई। इवन ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक का आपका, ठीक है, एज ऑथराइज डीलर्स या अदर्स। ठीक है, इसके अलावा
कॉर्पोरेट हाउसेस, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, इवन इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक है। तो सारे लाइक जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मार्केट में आज के डेट में डील करते हैं। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट दी पार्टिसिपेंट, सो वी हैव सेंट्रल बैंक, इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई। तो जो आपका फॉर जैसे मैनेजिंग देयर फॉरेक्स रिजर्व एंड यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज foreign currency market to reduce the volatility and thereby smoothen out the value of their home currency. Commercial bank as authorized dealers, investment bank, forex brokers, corporations and as well as individuals. ठीक है, तो ये आपका पार्टिसिपेंट्स जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मार्केट में आपका पार्टिसिपेट करते हैं एंड like sometimes they buy foreign currencies or even sometimes they like some parties they generally sell the foreign currencies or they involve in the business of foreign exchange as a facilitator like our commercial banks. Okay, फॉरेक्स मार्केट फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो दुनिया का सबसे लिक्विड मार्केट है एंड इट्स 24 आवर्स मार्केट बेसिकली, ठीक है। जैसे यूएसडी आईएनआर अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें ट्रेडिंग वाइज, सो इट इज ओपन फॉर 10 to 5 PM, बट ग्लोबली जैसे यहाँ पे 5 बजे बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि और जगह ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर में कहीं और जगह आपका ट्रेड हो सकता है, ठीक है। सो 24 आवर्स का मार्केट है। इसके अलावा लिक्विड काफी है, मतलब लाइक वी हैव नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स व्हिच मेक इट वेरी लिक्विड मार्केट, या अदर्स ऐसे बहुत सारे फीचर्स, राइट। सो इट्स अ 24 आवर मार्केट, इट इज ओवर द काउंटर एज वेल एज एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट, ठीक है। तो फॉरेक्स में आप जैसे ऑथराइज डीलर्स के पास हम गए, हमने उनसे डॉलर परचेज कर लिया, और सेम थिंग वी कैन डू इन द एक्सचेंज ऑल्सो। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओटीसी एज वेल एज योर exchange traded derivative currencies market, a global market with no barriers or no specific locations, a market that support large capital and trade flows, highly liquid market, high fluctuation in currency every few seconds, ठीक है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंजेस आपके आते हैं, that changes reflect changes in the currency of that particular country as well। थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में आपको ऐसे स्टेटमेंट्स आपका पूछे जाते हैं, सो दैट्स व्हाई आई कीप दीस मैकमिलन स्टेटमेंट्स जो आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन, ठीक है। सेम चीज आपका जैसे लिक्विडिटी, प्रमोट प्रॉम्प्टनेस, अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट सिस्टम, वैल्यू, ओवर वैल्यू कोटेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड मार्जिन्स, ठीक है। सो दीज आर सम मेजर characteristics of the forex market as well, and again I hope कि now you can understand these particular thing. अगर कोई डाउट होता है किसी भी एरिया के अंदर, so you can mention into the comment section. So now we have LIBOR, London Interbank Offer Rate, and alternate reference rate ARR. So LIBOR was a very popular benchmark and was issued for US dollar, British pound, euro, Swiss franc, Canadian dollar, and Japanese yen. The rate was being calculated and published each day by ICE, a benchmark administration, that is IBA, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन या आपका जो इंटरेस्ट रेट्स आपके डेरिवेटिव्स या अदर्स, ठीक है, सो दे आर लिंक्ड विद द लिबोर रेट, ठीक है। सो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट आपका इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपके टॉप 8 बैंक्स हैं उनका एवरेज रेट आपका जो डेली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपका कोट करता है, ठीक है। LIBOR had come into a great amount of criticism and irregulation, as a result of which steps were taken to replace it as a financial benchmark rate. The event of LIBOR ringing created shock wave in the financial system, and the credibility of the financial references used to price and determine a payoff of the trillions of dollars of loans, bonds, derivatives came under a cloud, ठीक है। तो सबसे मतलब यूजुअली लाइक फर्स्ट हमारे पास लिबोर ही था, तो जिसके हिसाब से ऐसे जितने भी इंटरनेशनल डेट बॉन्ड्स या अदर्स हैं इनके रेट्स को आपका डिसाइड होता है। जैसे कोई आपका वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है, दैट वेरिएबल रेट इज लिंक्ड विद द लिबोर रेट। अब लिबोर में कुछ मैनिपुलेशंस आपके थे, जब वो सामने आए तो दैट क्रिएट अ क्योस, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट फैक्टर्स आपका था वो यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ। जैसे आपका फिर मिबोर है इंडियन मार्केट के लिए, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जैसे इंडिया में 16 बैंक, देन आपका टॉप 4 बॉटम 4 को हटा करके 8 का एवरेज हम लोग लेते हैं, वैसे ये आपका टॉप 8 का एवरेज हुआ करता था, ठीक है। अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
An alternative reference rate, ARR, one which retain the desirable features of LIBOR while ensuring that it is based on transactions in liquid market, has to satisfy several key attributes. It should provide a robust and accurate representation of interest rate in core money market that is not susceptible to manipulation. It should offer reference rate for financial contract that extend beyond the money market. It should serve as a benchmark for term lending and funding as well, right? तो मेबोर का रिप्लेसमेंट वी कम अप विद ARR, ठीक है? तो जो आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमी टू इकोनॉमी आपका रहेगा एंड उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज आपका, सम ऑफ द ARR व्हिच मे बी सजेस्टेड टू be used by various central bank in substitution of LIBOR are provided, जैसे ARR, US से आपका secured overnight फाइनेंसिंग रेट, ठीक है? इसके अलावा यूके की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक का रेट, आपका यूरोपियन यूरो एरिया के लिए, ठीक है, यूरो शॉर्ट टर्म रेट, स्विट्जरलैंड स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट एंड जापान आपका टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, ठीक है? तो लिबोर का रिप्लेसमेंट आपके आए कुछ इस तरीके से विच वर बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स, ठीक है? सिक्योरिटी वाइज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो दिस इज यस, दिस इज नो, नो, यस, ये नो, ठीक है? टेन्योर ओवरनाइट, ओवरनाइट, ओवरनाइट एंड ओवरनाइट, ओवरनाइट, ठीक है? इसके अलावा आपका काउंटर पार्टीज बैंक एंड नॉन बैंक, बैंक एंड नॉन बैंक, बैंक नॉन बैंक, बैंक ओनली एंड बैंक एंड नॉन बैंक ओनली, ठीक है? तो जो लिबोर का रिप्लेसमेंट आपका बनाया गया ARR इकोनॉमी वाइज बेसिकली, जैसे कंट्री वाइज, जैसे जो इंटरनेशनल डेट आपका, जहां पे खासकर ऐसा डेट जो लिंक है किसी भी आपका इंडाइसेस के साथ, तो लिबोर इंडाइसेस को हटा करके नाउ वी यूज दीज डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस दैट डिपेंड ऑन टोटली दैट इशूइंग कंपनी. जब भी वो डेट इशू करते हैं, सो दे विल मेंशन कि दिस like the variable rate is depend on this particular benchmark. तो benchmark का रेफरेंस आपको वहां पे मिलेगा और उसमें जो चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली आपके रिटर्न के अंदर भी वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? Next thing we are going to talk about Foreign Exchange Dealers Association of India. It act like IBA, Indian Bank Association, जैसे आप सभी लोग इससे आपका काफी ज्यादा वाकिफ हैं, ठीक है? तो जैसे आपका RBI, जैसे अगर RBI किसी भी एंटिटी को एज अ बैंक लाइसेंस देता है, सो दे ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ IBA. एंड IBA का रोल क्या होता है? एज अ मीडिएटर काम करता है, जो बैंकों की प्रॉब्लम्स हैं, बैंक को ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग, डिस्प्यूट को सॉल्व करना दो बैंकों के बीच में, या ऐसे जो भी उनके फीडबैक्स उनको गवर्नमेंट या आरबीआई तक पहुंचाना, वो काम. सिमिलरली वी हैव फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस वक्त, जो आपका फॉरेक्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं या जो आपके उनके डिस्प्यूट्स हैं या जो फॉरेक्स डीलर्स उनकी ट्रेनिंग है या उनके जो ट्रेड यूनियंस या अदर्स उनकी जो सजेशंस उनको गवर्नमेंट या आरबीआई तक पहुंचाने का काम करता है कौन? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. 1958 आपका जब इसको बनाया गया था. और कुछ फैक्ट, जैसे फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन profit body established in 1958 by RBI. All public sector bank, private sector bank, foreign exchange cooperative banks are member of FADI, right? तो जैसे ही let's say अगर आपके बैंक ने ऑथराइज डीलर का लाइसेंस लेते हैं RBI से, so they automatically become member of foreign exchange dealers association of India as well. अगर हम इसके की फंक्शंस की बात करें, forming uniform rules, providing training to bankers or forex dealers, providing guidance and information from time to time. These three are the key areas. इसके अलावा जैसे dispute among the members या उनके feedbacks या others, they are also get handled by the Foreign Exchange Dealers Association of India. There was one question based on this organization in your June examination, ठीक है? I hope जिन्होंने दिया होगा तो उनको याद होगा, ठीक है? So Foreign Exchange Dealer Association of India has a number of functions, जैसे issuing guidelines and rules for handling foreign exchange business, training of bank personnel in the area of foreign exchange, accreditation of forex brokers, advising, assisting members bank in settling matters in their dealings, representative member banks on government or Reserve Bank of India or other bodies, and
announcement of daily and periodical rate to the members. So these are some major functions which generally get performed by the Foreign Exchange Dealers Association of India. बहुत बार पूछा जाता है guys, please do remember these particular statements, so which will help you in your upcoming examination. Next one we have FEMA, Foreign Exchange Management Act 1999. So earlier or prior to this FEMA, we have FERA, Foreign Exchange Regulation Act, 1973. So in 1999, RBI they generally replaced FERA with FEMA. The true intention was like जैसे अगर आप फेरा को स्टडी करते हैं, so that was more toward the conservation of फॉरेक्स रिजर्व. ठीक है, जो इंडिया के या जो कंट्री के फॉरेन रिजर्व है उनको बढ़ाने के ऊपर आपका वो सिर्फ बात करता था. ठीक है, सो मतलब जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो उतने ज़्यादा उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या उतना ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं किया गया था. तो जैसे ही आपका ग्लोबलाइजेशन आया और लिबरलाइजेशन फेज 1991-92 आपका आया. ठीक है, सो नाउ आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आपके होते हैं, एक्टिविटीज आपकी होती हैं. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के द्वारा या हम एक नया एक्ट लेके आए दैट इज कॉल्ड फेमा, और फेरा गेट रिप्लेस विद फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो जिसमें करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस दोनों को ही आपका कहीं ना कहीं उनके इंपॉर्टेंसेस को समझते हुए फेरा के अंदर बहुत सारे सुटेबल चेंजेस आपका जो किए गए. ठीक है, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, इट इज ऑल अबाउट द हाउ इंडियन इकोनॉमी इज डीलिंग इन फॉरेन करेंसी. तो वो आपका वो इनवर्ड रेमिटेंसेस हो या फिर आउटवर्ड रेमिटेंसेस हो. राइट, सो फेमा 99 वाज इनेक्टेड बाय द स्टैच्यू ऑफ द पार्लियामेंट एंड वाज brought into force from 1st of June 2000. The act is applicable to all transactions in foreign exchange undertaken in India by or a person resident in India. Earlier, FERA 1973 regulated the area of foreign exchange, which had its origin from Defense of India Rule 1935, and later it was get converted into FERA. Right. So इससे पहले भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे. लाइक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन हैज कम अप a long way since 1935 defense rule, then 1947, then after 1973, and with the introduction of liberalized regime under FEMA 1999, there has been a considerable relaxation in regulatory provisions related to foreign exchange transactions. आपका ठीक है, तो जैसे मतलब इंडियन इकोनॉमी का या इंडियंस का जो इंटरेक्शन आपका इंक्रीज होता गया, तो उसके साथ साथ इसमें जो चेंजेस थे आपका वो लेके आएगा. ठीक है, the objective of FEMA is to facilitate external trade and payment and promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India, while the objective of FERA was to conserve the foreign exchange resources of the country and to ensure proper utilization thereof in the interest of the economic development of the country as well. Right, तो यहाँ पे this is all about the FERA जो कहीं ना कहीं हमारे रिजर्व को प्रोटेक्ट करने की तरफ था. दैट मीन्स वो आपका आउटवर्ड रेमिटेंसेस को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था. ठीक है, यहाँ पे आपका अब जैसे जैसे चीजें हुई और ग्लोबलाइजेशन का दौर बढ़ा, तो हमने उस चीज को, उस रिक्वायरमेंट को समझा कि देयर आर नंबर ऑफ इंडियंस एज एन इंडिविजुअल और एज ऑर्गेनाइजेशंस, दे डू हैव ग्लोबल एस्पिरेशंस और ग्लोबल ट्रांजेक्शन और रेमिटेंसेस. सो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ आपका या ये जो मार्केट है, सो वी हैव टू लिबरलाइज आवर रूल्स, रेगुलेशंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज वेल. तो वो सारे चेंजेस जो फेमा के तहत आपके लेके आएंगे. ठीक है, अथॉरिटीज एंड एनफोर्समेंट मशीनरी अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फेमा in itself is not an independent or isolated law. The provision of FEMA are spread at different places and there are several regulatory bodies. RBI, Reserve Bank of India, make regulation under FEMA and rule are made by central government. ठीक है, so basically अगर हम लोग गवर्निंग बॉडी की बात करते हैं आपका फेमा के ऊपर, दैट इज आरबीआई. But RBI also take consultations from the ministries, आपका Ministry of Finance or even other जो भी important departments हैं, basically central government. Authorized governing the enforcement of FEMA are जैसे Foreign Exchange Department RBI, Directorate of Enforcement Department of Revenue Ministry of Finance,
कैपिटल मार्केट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये आपका जिनके अकॉर्डिंग्स इसमें चेंजेस या जो भी नई नई चीजें हैं वो आपका इंट्रोड्यूस की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपका जो उसमें दिए गए, तो लेट्स हैव अ क्विक लुक अबाउट दिस वन। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस of the act. First, section 3, it prohibit dealing in foreign exchange except through the authorized person. This section state that no person can without general or special permission of RBI, ठीक है, जो आपका फॉरेन में रेमिटेंसेस नहीं कर सकते, किन पर्पसेस के लिए? पहला, डील और ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, मतलब देयर आर सम provision कि RBI will authorize parties to do forex business in India। ठीक है, जिनको हम लोग authorized dealers category 1, category 2, category 3। category 1 is basically all the commercial bank, some cooperative banks also। category 2 RRBs and other cooperative banks and upgraded FFMCs। category 3 DFIs, domestic financial institutions like SIDBI, Exim। category next one is FFMC, full-fledged money changers, those who generally deal in buy and sell of current cash market foreign currencies, right? तो ये आपका, तो RBI will give permission to that particular apart from these particular categorization, no one will be entitled to do the business of forex, right? पहला, make any payment to or for the credit of any person resident outside India in any manner, receive otherwise through an authorized dealer person any payment by order or on behalf of any person resident outside India, enter into any financial transaction in India as consideration for the association and with acquisition or creation of or transfer of right to acquire any asset outside India any person। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, लाइक जैसे being an individual, if you are planning to remit money abroad for travel purpose, education purpose, medical treatment and others, ठीक है, so you have to approach authorized dealers। ठीक है, so authorized dealers, like we have one scheme called liberalized remittance scheme which allow you to remit money abroad in a financial year, you can remit up to $250,000 per PAN card, right? तो इस तरीके से आपका वो स्कीम और वो ऑथराइज डीलर्स के थ्रू, जहां पे आपको जैसे फॉर्म, यू हैव टू फिल अ फॉर्म दैट इज कॉल्ड फॉर्म A2, जो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज डीलर्स के पास आपको मिलेगा। इस तरीके से गाइडलाइंस आपका इन केस ऑफ कंपनी, जैसे आपका फॉर्म ODI, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, joint ventures, or you want to open a wholly owned subsidiary outside India, या फॉर्म ECB if you are raising money through external commercial borrowings and all, right? Section 4, it restrain any person resident in India from acquiring, holding, owing, possessing, transferring and any foreign currency, foreign security or any immovable property suited outside India except as specifically provided in the act. The term foreign exchange and foreign security are defined under section 2 subsection N and subsection O respectively of the act. The central government has made foreign exchange management current account transaction rule 2000। ठीक है, तो जिसमें 2015 के अंदर आपका अमेंडमेंट्स भी किए गए, एंड दैट इज गिवन अंडर 3 पार्ट। पहला, प्रोहिबिटेड एरियाज, जैसे you cannot buy the lottery ticket in others abroad, आपका सेमी अप्रूवल where you need further approval from government of India or ministries। थर्ड वन इज परमिसिबल एरियाज, तो ये सब एरियाज वहां पे डिफाइन किए गए। सेक्शन 6 आपका जो डील करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, so that definition or do's don't is given under this one। This section allow a person to draw or sell foreign exchange from to or an authorized person for capital account transactions। Section 7, it deal with export of goods and services। 8 आपका, it casts the responsibility of the on the person resident in India who have any amount of foreign exchange due or accrued in their favor to get the same realized and repatriated to India within a specific period and manner specified by RBI, which is usually 180 days, right? Section 10 and 12, these provisions deal with the duties and liabilities of authorized person. Authorized person has been defined under section 2 subsection C of the FEMA Act 1999, which mean an authorized dealer, money changers, offshore banking unit and others। ठीक है, तो ये जो
जिनके थ्रू हम बेसिकली आपका फॉरेन रेमिटेंसेस करते हैं, उनको ऑथराइज पर्सन, दे कैन बी लाइक ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 2 3, एफएफएमसीज, मनी चेंजर्स एंड ऑल, राइट। तो उनके आपका ड्यूटीज, पावर, अथॉरिटीज सब यहाँ पे है, ठीक है। सेक्शन 13 to 15 इज प्रोविजन of these sections deal with penalties and enforcement of the order, educating authority as well as power, ठीक है, बहुत बेसिक है। 36 37 these pertain the establishment of directorate of enforcement and the power to investigate the violation of any provision of the act, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपके उसमें दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव GDR, ADR and IDR. I hope you guys have an idea about these particular things. तो अगर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, so basically GDR Global Depository आपका receipt, ADR is American Depository Receipt and IDR is Indian Depository Receipt. अब देखो GDR and ADR is quite similar, ठीक है। जैसे कोई इंडियन कंपनी अगर वो आउटसाइड इंडिया से फंड्स रेज कर रही है, ठीक है, और इवन नॉट फंड्स आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर वो अपने आप को आउटसाइड इंडिया लिस्ट कर रही है वहां के स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो वो जो रूट होगा इट कैन बी एडीआर इफ दे वांट टू लिमिट देमसेल्फ अप टू लाइक इन द यूएस मार्केट ओनली, इफ दे वांट टू expand their business throughout like in multiple currencies, so they go with the GDR, ठीक है। तो जैसे इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस ने अपने जो शेयर्स हैं वो लिस्ट किए हैं नेस्डेक के अंदर, और किसके थ्रू होगा, एडीआर के थ्रू, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। तो यहाँ पे जो बायर्स होंगे दे विल बी फ्रॉम अमेरिका, जो वहां के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जनरली क्या करेंगे, उसके एडीआर आपका परचेज कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही जीडीआर जनरली आपका जो लुक्सेमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है यूरोप में, वहां पे लिस्ट होते हैं। अगेन दे आर मोस्टली इन डॉलर डोमिनेटेड इटसेल्फ, राइट। तो जैसे कोई कंपनी मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने शेयर्स को सेल आउट करना चाहती है, तो वो जो शेयर्स है उनके ग्रुप को हम जीडीआर के रूप में जानते हैं, जहां पे एक फॉरेन डिपॉजिटरी जो एज अ फैसिलिटेटर काम कर रही होती है और इनके शेयर्स को दूसरे मार्केट में सेल आउट कर रही होती है, ठीक है। सो दैट इज, और आईडीआर इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडीआर, ठीक है। जैसे अगर कोई लेट्स से एप्पल इनकॉर्पोरेशन, अगर वो इंडियन मार्केट में लिस्ट होना चाहते हैं, सो दे रजिस्टर्ड विद इंडियन डिपॉजिटरी और या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो एज ए फैसिलिटेटर काम करेंगे और जिनके थ्रू हम उनके शेयर्स में या एडीआरस में आपका आईडीआरस में आपका इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, आर रिसिट, और सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूएस बैंक रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ नॉन यूएस कंपनी। जैसे इन्फोसिस यूएस, कोई भी आपका एज अ यूएस बैंक का मतलब जो एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह काम करें। These are issued in capital market of USA alone. These represent securities of companies of other countries apart from US, means other means US. These countries, these securities are traded in US market. जैसे मैंने आपको नेस्डेक का एग्जांपल दिया। The US market is depository in this case, ठीक है। US बैंक आपका डिपॉजिटरी होगा, क्लियरली मेंशन है। ADR is the evidence of ownership of अंडरलाइन शेयर, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मल मार्केट में शेयर की तरह ट्रीट करते हैं, यहाँ पे उनका आपका एडीआर की तरह, ठीक है। सो अनस्पॉन्सर्ड और आपका स्पॉन्सर्ड, यूजुअली यू विल सी दिस टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो इन इट इज द अरेंजमेंट इनिशिएटेड बाय यूएस ब्रोकर, यूएस डिपॉजिटरी बैंक क्रिएट such ADRs and these are get traded in the exchanges itself, ठीक है। The depository has to register ADR with Securities Exchange Commission, SEC, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे वहां का SEC है अमेरिका, ठीक है। Sponsored ADR, issuing company initiate the process. It promote the company's ADR in USA. It chose a single depository bank. Registering in with SEC is not mandatory. However, unregistered ADR are not listed in US stock exchanges, ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट GDR, तो जैसे ADR है वैसे GDR, इंडियन कंपनीज आउटसाइड, ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट इज अ डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स विद traded in stock exchange of Europe. Usually you will see in Luxembourg stock exchange, ठीक है। Represent share of other countries. Depository Bank Europe acquire these shares and issue receipt to the investors. ADR do not carry voting right. GDR do not carry voting right in the underlying company. Dividend is paid in local currency, and these
there is no exchange risk for issuing company itself. The exchange risk is borne by the investors itself, right? In both the cases. Uh, Issuing company collect process in proceed in foreign currency, which can be used for locally meeting foreign exchange requirement of import. ठीक है, जैसे सपोज दैट इन्फोसिस ने लग्जमबर्ग में किया और उसने वहां पे जो फंड रेज किया, दे कैन यूज इन यूरोप इटसेल्फ, ठीक है, वो यहाँ पे उनके जो यूरोप के ऑपरेशन या जो एक्सपेंसेस है उनको मीट करने के लिए, और दे कैन रीपैट्रिएट दैट मनी इन इंडिया इटसेल्फ, राइट? GDR are normally listed in Luxembourg exchange and traded in OTC, London, and private placement in USA. OTCs over the counter. It can be converted in underlying share as well, right? IDR आपका जब बाहर वाली कंपनीज इंडिया से, तो यहाँ के जो इंडिया की डिपॉजिटरीज हैं, दे विल वर्क एज अ फैसिलिटेटर, राइट? So Indian depository receipt are traded in local exchange and represent a security of overseas company. जैसे मैंने आपको Apple Incorporation का example दिया, ठीक है? So which of the following best describe the foreign exchange market structure? तो foreign exchange की समझ में कौन सा statement correct है? A centralized marketplace like stock exchanges? No. It is not centralized, actually it is across the world. Okay? So a hybrid market, yes, both OTC and exchange traded segments. Okay? So this is the special character in case of forex market. It is available OTC as well as your आपका exchange driven, right? So market limited to only financial instruments, central bank, no. Regulated market where currency rate remain stable, so it is keep changing. So option B will be right answer for this particular one. So foreign exchange market operate through OTC trading, over the counter, where bank and financial institution and corporate organizations, they generally entered into different swap agreements. Swap is basically core product of this particular one, and it is also exchange driven, where we have currency future and options as well. All right, so you can also trade in currency options or currency futures. All right, so these are some features of your foreign exchange market. A 24-hour market, OTC, as well as exchange driven. A global market with no barriers, no specific location. That means it is kind of decentralized. A market with support large capital and trade flows. Highly liquid market, fluctuation in currency rate, settlement affected by time zone horizon, and market affected by government policies and controls. Okay, like government policies including RBI or the central bank's restrictions also. Okay, so these are some core features of your फॉरेक्स मार्केट है. तो यहाँ पे थोड़ा सा बुक साइड भी हम लोग देख सकते हैं आपका. So liquidity, highly liquid market. The market operate the enormous money supply and give absolute freedom in opening or closing a position in the current market quotations. Highly liquid is a powerful magnet for any investors. Then we have promptness, so it is 24-hour market. Availability आपका round the clock, 24 hours and across the world. Flexible regulation of trade arrangement system, so OTC as well as exchange traded, or OTC is like kind of we can customize those particular product, and exchange driven is kind of standardized product. Value date concept आपका basically it is linked with the your settlement dates and all. The forex market has traditionally no service charges except natural bid and ask market between supply and demand. Okay, one value quotations with high market liquidity, most sales may be carried out at the uniform market prices, thus enabling to avoid instability problems existing with the future and the forex instruments, where limited quantities of currency only can be sold currently and a specific period. Market trend, currency move in a quite specific direction that can be a track for a rather a long period of time. And margin based trading is also available, especially in case of derivatives and all right, so these are some major characteristics of your forex market. Please do remember these one. You can expect 1 half marks or 1 marks question based on this particular chart itself, right? Chalo, next question on your screen, guys.
how do government policies and control most commonly impact the foreign exchange market? So sometimes governments, they also try to manage their domestic currency. ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत बार होता है, we purchase dollars or we sell the आपका foreign currencies and all, ठीक है. So to maintain the stability in the domestic currency, as well as sometimes it is with reference to forex also, reserve also, ठीक है. By directly fixing exchange rate of all currencies, अभी ये नहीं होता, ठीक है. Through intervention like interest rate change and foreign reserve adjustment, 100% true, ठीक है. इनके थ्रू आपका किया जा सकता है. Eliminating fluctuations by ensuring that all forex trade happen on a centralized note. Okay, so what will be your correct answer? B will be right answer for this one. Okay, adjusting interest rate, higher rate attract the foreign capital, strengthening currency. Managing foreign exchange reserve, like buying selling currency to stabilize the market as well. All right, next one. Under Section 2, subsection N of FEMA Act 1999, which of the following does not qualify foreign exchange? So first of all, please do remember this. Foreign exchange is generally get defined under this particular one. So foreign exchange में क्या transactions or which transaction will be considered as foreign exchange transaction, that is defined under Section 2, subsection N, of FEMA Act 1999. अब इसमें क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफाई एज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. तो डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंसेस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, इट गेट इंक्लूडेड, ठीक है. ड्राफ्ट एंड ट्रेवलर चेक इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. Check issued by Indian bank in Indian currency and payable within India. No, this is not part of the foreign currency, foreign exchange. Letter of credit drawn by foreign institution but payable in Indian currency or vice versa, that is also part of this one. So as per Section 2, subsection N of Foreign Exchange Management Act 1999, these are the three things जो आपका definition के अंदर आता है किसमें, foreign exchange के अंदर, ठीक है. So FEMA Act 1999 defined foreign exchange as including deposit, credit, draft, traveler's check and letter of credit only if they are linked to foreign currency transactions, either payable in foreign currency or drawn by the foreign entities. So option E is like basically that is not part, that is a general banking आपका, ठीक है. So this part is very important here. So Section 2, subsection N of FEMA Act 1999. The definition of foreign exchange is as follows. The foreign exchange means the currency and include deposit, आपका credit, balance payables in any foreign currency, draft, traveler's check, letter of credit or bill or express or drawn in Indian currency but payable in foreign currency, draft, traveler check, letter of credit drawn by bank, institution or person outside India but payable in Indian currency. So that generally comes under the definition of your foreign exchange. Please do remember this, very important है. तो आपको ये हाफ मार्क्स देके जा सकता है. डू रिमेंबर दिस सेक्शन ऑल्सो, काफी बार पूछा गया है, इसलिए आप करिए. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the Section 3 of FEMA Act 1999, which of the following is not allowed without the general or special permission of RBI? So Section 3 of FEMA Act 1999, which empower RBI to grant the limit on that particular basis. कि कौन से एरियाज आपका जहां पे restrictions होंगे, that will be not categorized as आपका फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन रेमिटेंसेस, ठीक है. सो डीलिंग और ट्रांसफरिंग फॉरेन एक्सचेंज ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड डीलर पर्सन, दिस इज ट्रू, इट इज गेट अलाउड अंडर दिस. Receiving payment on behalf of person residing outside India through authorized person, ठीक है. So authorized dealers, category 1, category 2 and category 3. Category 1, they have the maximum right in this particular market, and we have some FFMCs also, full-fledged money changers. All right. So making payment to any person residing outside India in any manner, no, this is wrong. आपका मतलब आप खुद से ऐसा नहीं कि आपको फॉरेन में ट्रांसफर करना, आप डायरेक्टली खुद से कर दो, नो, दैट इज नॉट अलाउड. कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस विद एन
authorized entity, this is also available. So C will be right answer for this particular question. Okay? So section 3 of FEMA Act 1999 prohibit dealing in foreign exchange except through the authorized persons. Okay, so here we have highlights also. तो कुछ सेक्शंस हैं आपका जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बुक में दिए गए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सेक्शन 3 आपका, ठीक है, इट प्रोहिबिट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन. This section state that no person can without journal or special permission of RBI. ठीक है, so deal in or transfer any foreign exchange or foreign security to any person not being an authorized person, make any payments to or for credit of any person resident outside India in any manner, receive otherwise through an authorized person any payment by order or on behalf of any person resident outside India, enter into a financial transaction in India as consideration for or an association of with acquisition and or creation or transfer of a right acquire any asset outside India by any person. That means इसका simple सा meaning क्या है आपका, like if you have to do the foreign remittances, you have to approach the authorized person. ठीक है, so authorized person आपका like they are registered member with RBI. ठीक है, तो और they also active member of Foreign Exchange Dealers Association of India. So section 3 आपका prohibition के regarding. ठीक है, section 4 आपका it restrain any person resident in India from acquiring, holding, owing, possessing or transferring a foreign exchange, foreign security or any immovable property suited outside India except as specifically provided in Act. The term foreign exchange and foreign security are defined under section 2N and 2O respectively of this particular act. The central government has made foreign exchange management current account transaction rule 2000. ठीक है, इनका adherence is must. इसके अलावा आपका कुछ और सेक्शंस आपका, वी विल क्विकली गो थ्रू दिस. सेक्शन 6 आपका इट डील विद द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. वो ये लास्ट टाइम पूछा गया था इस पे आपका क्वेश्चन. ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस like I hope you guys are aware about the scheme called LRS. ठीक है, liberalized remittance scheme. ठीक है, so under LRS scheme as a resident individual including minors, they can remit up to $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो एक साल में आप $250,000 का रेमिटेंसेस कर सकते हैं यूजिंग LRS स्कीम. ठीक है, बट दैट स्कीम इज ओनली फॉर इंडिविजुअल विच इंक्लूड माइनर्स. नाउ दिस स्कीम जनरली फैसिलिटेट करंट अकाउंट. करंट अकाउंट मीन्स जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक ट्यूशन फी और आपका ट्रेवल, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ऑल, और कैपिटल अकाउंट एज वेल. कैपिटल अकाउंट्स where we have like as an individual, if you are making some investment abroad, you are purchasing some immovable property, घर खरीद रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट करो, जॉइंट वेंचर्स, होली ऑन सब्सिडरीज, इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है that generally comes under capital account transaction and these are generally defined under section 6 of FEMA Act 1999. ठीक है, so this section allow person to draw or sell foreign exchange from or to an authorized person for a capital account transaction. RBI in consultation with central government issue various regulation on capital account transaction in term of subsection 2, 3 of section 6 आपका. ठीक है, तो जहाँ पे like you like in any cases if you want to remit money abroad, you have to approach authorized dealers. They'll ask you to fill a form that is known as form A2. Form A2, then उसमें आपको you have to fill the आपका purpose code and all, then you have to certify it. Basically you have to provide the declaration कि जो sources of money है that is genuine and that is within the limit of $250,000 per financial year. Then only authorized dealer will provide you certificate और उसके बाद आपका remittances होगा. And this LRS scheme is also a subject matter of TCS tax collection at source deductions. And the threshold limit is 7 lakh, but as per union budget 25-26 they have increased it to 10 lakh rupees. ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं छोटी छोटी आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ. LRS बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, TCS on LRS the current limit is 7 lakh, but after this budget जैसे आपका फाइनेंस बिल पास होगा so that will become 10 lakh. तो अगर वो रेफरेंस आपको देता with effective from this date,
देन यू विल गो फॉर 10 लाख, अदरवाइज इट इज 7 लाख, ठीक है। एंड इट इज जो TCS आपका कलेक्ट होता है दैट इज लाइक इन केस ऑफ एजुकेशन where the money is taken from some bank, it is 0.50. For medical expenses it is 5%, and apart from that it is 20%. All right, so section 7 deal with export of goods and services. Every exporter is required to furnish to RBI or any other authority declaration आपका full export value, ठीक है। तो जो export आपका जब आप आएंगे ना CIB के अंदर, there is one unit called facilities for exporters, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास आपका we have like they have to fill a form that is generally known as आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं EDF, ठीक है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। सो फर्स्ट जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए सारे ट्रांजेक्शन पेन नंबर पे होते हैं, वहां पे एक्सपोर्टर्स के लिए एक आईडी होती है, दैट कोड इज जनरली नोन एज IEC, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपका, विच इज गेट इशूड बाय द फॉरेन योर DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विच जनरली हैंडल द एग्जिम पॉलिसी, ठीक है। सो सेक्शन 8 it casts the responsibility on person resident in India who have any amount of foreign exchange due or accrued in the favor to get the same realized or repatriated to India within the specific period, and this specific period is 180 days, ठीक है। ये आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंसेस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 180 डेज के अंदर यू हैव टू रीपैट्रिएट, जैसे आपने लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड इन सम सिक्योरिटीज इन अब्रॉड, ठीक है, आप वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, यू हैव सोल्ड दैट इन्वेस्टमेंट, सो यू कैन होल्ड, यू हैव टू ऑप्शन, वन इज यू कैन री इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है। दूसरा, अगर आप री इन्वेस्टमेंट नहीं करो, सो विद इन 180 डेज यू हैव टू रीपैट्रिएट। रीपैट्रिएट मीन्स उसको आपको इंडिया में वापस लाना होगा, ठीक है। पैट्रिएशन एंड रीपैट्रिएशन, ठीक है। नॉन रीपैट्रिएशन इज लाइक यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग दैट मनी बैक। जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दे आर ऑन द ग्राउंड ऑफ टू एरियाज, वन इज repatriation जहां पे they can bring back that entire money from India, the another one is non repatriation जहां पे they have certain limits in all, ठीक है, जब NRI बैंकिंग को आप देखते हैं, ठीक है। So section 10 and 12 these provision deal with duties liabilities of authorized person, ठीक है। So authorized person has been defined under section 2 subsection C of Act. This means authorized dealers, money changers, offshore bankings, they generally comes under this, ठीक है। Section 13 and 15 provision of these section deal with the penalties and enforcement of the order of एजुकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, अगर कोई भी वायलेशन आपका होता है उसके अगेंस्ट में पेनल्टी, ठीक है। 36 एंड 37 दीज पर्टेन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Directorate of Enforcement and the power to investigate the violation of any provision of act, rule, regulation, notification, direction or order issue, ठीक है। So these are certain important sections, ठीक है। इतने ही सेक्शन आपके सिलेबस में उन्होंने नोट डाउन किए दिए हैं स्पेसिफिकली आपका, ठीक है। एंड देयर इफ दे आस्क एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज सेक्शंस, द क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका होगा। तो प्लीज डू रिवाइज दिस पर्टिकुलर वन बिफोर एंटरिंग टू योर एग्जामिनेशन हॉल। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a function of Foreign Exchange Dealers Association of India? Now, what is Foreign Exchange Dealer Association of India? It was get established in 1958 after the approval from RBI. It act like IBA, ठीक है। जैसे आपका IBA है ना, इंडियन बैंक एसोसिएशन, तो अगर बैंक्स की कोई भी कंसर्न है, कोई चेंजेस है, या जो इवन योर सैलरी जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट है, दैट इज जनरली डन बाय IBA इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे IBA आपको बैंक के लिए बैंकों के कंसर्न्स को RBI गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, ट्रेनिंग्स आपका या अदर सारी चीजों को देखता है, दो बैंक के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। सिमिलरली इन फॉरेक्स मार्केट और इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस वी हैव वन इंस्टीट्यूशन दैट इज जनरली नोन एज Foreign Exchange Dealers Association of India, which generally take care about the training of forex dealers or to dispute among the to solve the dispute or conflict among the members. कहीं ना कहीं आपके जो कंसर्न्स हैं आपके, उनके RBI गवर्नमेंट तक पहुंचाना, सो दैट इज जनरली डन बाय दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो जैसे अगर RBI किसी इंस्टीट्यूट को एज अ बैंकिंग लाइसेंस देता है, दे ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ IBA, ठीक है। सो लेट्स से इफ XYZ
entity got banking license, so they'll automatically become member of IBA. Similarly here also, if RBI give authorized dealers or any active participation members of the forex, they'll automatically become member of फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अब क्या है आपका इनकरेक्ट, इसके फंक्शंस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फॉर्मुलेटिंग यूनिफॉर्म रूल एंड गाइडलाइंस फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इट इज डन बाय दिस, ठीक है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू बैंकर्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स, ठीक है। रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन फॉरेन करेंसी डिपॉजिट इन इंडिया, नो, दिस इज डन बाय आरबीआई, ये इसके द्वारा नहीं होता, ये आरबीआई करेगा, ठीक है। ऑफरिंग मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यस, ठीक है। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो दिस इज द these are the core functions which generally get performed by foreign exchange dealers association of India, ठीक है। So has a number of functions जैसे issuing guidelines and rule for handling foreign exchange business, training to bank personals in the areas of forex business, accreditation of forex brokers, advising, assisting members in settling issues, matters in their dealings, representing member banks on government of India or RBI governors, RBI or other regulatory bodies, and amendment of daily or periodical rate of number of banks. अब ये जनरली आपका जो हमने कल पढ़ा था ना FIMMDA, वो करता है, बट हाँ कुछ चीजें जहां पे अभी भी ये भी काम कर रहा होता है, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस। तो इट वाज गेट एस्टेब्लिश्ड और फाउंडेड इन 1958 with the approval of RBI to take over functions previously performed by Exchange Bank Association. So जैसे आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इससे पहले इसका नाम क्या था? एक्सचेंज बैंक एसोसिएशन के नाम से जिसको आपका जाना जाता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a function which is performed by this, ठीक है। चलो एक और आपका इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। Formulating guidelines for forex, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, अच्छा ये दिस इज द सेम क्वेश्चन आई गेस, नहीं अलग क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका काम नहीं है। स्टैंडर्डाइजिंग ट्रांजेक्शन प्रोसीजर इन ऑल, दिस इज, तो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। आई होप नाउ एवरीबॉडी विल बी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स is correct, ठीक है। So most accurate statement with regard to forex market participants. So who all are the participants in forex market? Central bank, your own banks, which is which generally work as a authorized dealers, ठीक है। Retail participants, ठीक है। We have the companies, so there are so many participants who generally involve in this particular one, ठीक है। So only central bank and financial institution participate in forex business, ठीक है। Not only, ठीक है, exporters and importer participate in forex market to hedge against currency risk, ठीक है। They can be, ठीक है। This is मतलब ये statement यहाँ पे only नहीं होता तो ये भी सही होता, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर प्ले और डोमिनेंट रोल, नो नॉट डोमिनेंट, इनका इतना बड़ा नहीं है, दे हैव रोल बट नॉट द डोमिनेंट। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स ऑपरेट अंडर नो रेगुलेटरी ओवरसाइज, नहीं है, सब नहीं है, फेमा एक्ट इज देयर, ठीक है। तो इन चार स्टेटमेंट में से ना देखो, मतलब जो आपका एक सही स्टेटमेंट बैठ रहा है वो बी है, अदरवाइज ऑल स्टेटमेंट आर रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से IAN IFS है, तो आपको ये टेस्ट करेगा जरूर, ठीक है। So exporter and importer engaged in forex business, they generally use to hedge their trades and all, ठीक है। जो भी उनके receivables हैं या payables हैं, उनकी values में जो fluctuations होते हैं उनको hedge करने के लिए they generally use this particular market, ठीक है। So these are the major participants of the forex market. सेंट्रल बैंक आपका which generally maintain the stability in this market. कमर्शियल बैंक जो आप लोगों के बैंक है, they work as authorized dealers in all team. इन्वेस्टमेंट बैंक आपका फॉरेक्स ब्रोकर्स, कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। So these are the participants in the forex market. Alright. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। What is which of the following best describe the key difference between Foreign Exchange Management Act 1999 and Foreign Exchange Regulation Act 1973? So what was the key difference? See, the difference was what we generally did, ये जो फेरा था, फेरा को we converted in FEMA, ठीक है।
फेरा को ही फेमा बनाया गया विथ सम एक्सटेंडेड वर्जन, और वी कैन से दैट फेमा इज अ रीफॉर्म्ड एंड रिफाइंड वर्जन ऑफ योर आपका दिस फेरा, ठीक है। तो फेरा वाज लाइक जब ये फेरा बनाया गया था ना, इट वॉज अराउंड दी कंजर्वेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिजर्व, ठीक है। इंडिया के जो रिजर्व हैं, फॉरेक्स रिजर्व हैं, उनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। हम ज्यादा से रिजर्व को होल्ड करें, ठीक है, जिससे हम अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर सकें। बट लेटर ऑन एज वी फेस द ग्लोबलाइजेशन इन ऑल, ठीक है, नाउ डेज एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दे हैव ग्लोबल एस्पिरेशन, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, यू कैन नॉट होल्ड दैट पर्टिकुलर, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट दैट पर्टिकुलर, स्पेशली आफ्टर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 एलपीजी। सो इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हुई, तो जहां पे आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लाइक मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपका जो पैसा आ रहा है उसी को फैसिलिटेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ फेरा। बट अब यहां से बाहर भी तो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, फॉर दैट से वी कम अप विद फेमा, ठीक है, जहां पे आपका कहीं ना कहीं विद जनरली मतलब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए दैट कम्स इन द पिक्चर, ठीक है। सो फेमा फोकस ऑन रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। फेरा फैसिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो फेमा एम टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, नो, ये आपका फेमा नहीं, फेरा करता था, ठीक है। फेमा फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स while FERA aimed at conserving foreign exchange resources and regulating their use for the economic development. So C will be right answer for this one, ठीक है। तो पहले बहुत ज्यादा काइंड ऑफ लाइक कि हम ये सोच के बैठे थे कि सीधा पैसा आए, मतलब वी कैन होल्ड आवर रिजर्व एंड ऑल, ठीक है, मतलब यहाँ से पैसा बाहर ना जाए, ठीक है। बट इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू कैन नॉट होल्ड इकोनॉमी लाइक दिस, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा आपका, वी जस्ट मेड सर्टेन चेंजेस इन फेमा। तो आपका जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो भी ट्रांजेक्शंस है उनको हैंडल करने के लिए वी कम अप विद दिस, वी मेड सर्टेन चेंजेस इन दिस एंड वी ओपन द इकोनॉमी, ठीक है। सो फेमा 1999 इंट्रोड्यूस लिबरलाइज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन मेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन स्मूदर एंड लेस रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। फेरा रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच अमंग टू कंजर्व aiming to conserve foreign exchange and strictly regulate its uses in Indian economy interest, आपका अंडरस्टूड, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो कौन सा फेमा के अंदर नहीं आता है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट, इट कम्स अंडर, ठीक है। एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट्स है देयर, सी for the trade things na, for basically trade policies are generally decided by the DGFT, Director General of Foreign Trade, ठीक है, which comes under the Ministry of Commerce and Trade, ठीक है, जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज होती हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रेमिटेंसेस थिंग्स जनरली हैंडल्ड बाय आरबीआई यूजिंग फेमा एक्ट, ठीक है। तो आपका एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स पेमेंट्स आपका कैसे आएंगी, दैट इज हैंडल्ड बाय आरबीआई, यस करेक्ट है। outward remittances by Indian resident for education like scheme like LRS, ये भी रहेगा। Regulation of interbank lending rate in foreign currency, no, this is like ये आपका this is not get directly handled by the FEMA, ठीक है। Export and import of foreign currency by Indian individual, this is also get regulated, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर, regulation of interbank lending rate in foreign currency is or basically it does not fall under the regulatory preview of this one, ठीक है। So in this are regulated by the market dynamic and RBI's monetary policy, not by the FEMA itself. Okay, which of the following best explain the globalization has an influence the forex market? तो globalization का बहुत impact पड़ा है, पूरा हमारा जो regulation है that got changed, ठीक है। So increase restrictions on cross border capital flow due to tighter currency control, higher volatility in currency exchange rate due to increase international trade and investment, reduce foreign exchange transaction नहीं increase हुए, lower participation, no, higher participation, so what will be your correct answer? Option B will be right answer for this particular one, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन आपका जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लोज लीडिंग टू ग्लोबल greater demands and supply functions fluctuations in forex market,
मार्केट वॉलिटिलिटी गॉट इंक्रीज आपका जैसे ही होगा, ठीक है। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन इज डायरेक्टली लिंक विद योर फॉरेन ट्रेड मेजरली, ठीक है। तो जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन होंगे उतनी ज्यादा आपका करेंसीज में डील होगा, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर ही आपका डील होगा, सो दैट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दिस। Which of the following is primary reason for global shift from LIBOR to ARR? This is again very important question, ठीक है। सो आज के डेट में आपका अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट आपका ये यूज होते हैं। पहले आपका ये जो लिबॉर है ये होता था, इन केस ऑफ लिबॉर, ठीक है, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशंस, ठीक है। तो मतलब क्लियर कट पिक्चर्स आपके नहीं थे हाउ वी जनरली deciding the rate and all together for the international transactions and all, okay. So then some major economies they raise the concern, and nowadays we shift to alternative reference rate आपका, ठीक है। So LIBOR was highly volatile, making it unsuitable for this. No, LIBOR lack transparency and subject to manipulation. Yes, without any doubt, this is the right answer, ठीक है। So LIBOR was based on bank submission, ठीक है, make it vulnerable for manipulation and seen in LIBOR scandal 2012 बैल, ठीक है। तो LIBOR में कैसे होता था आपका कि सॉरी, सो जो आपके 8 बैंक्स हैं उनका, ठीक है, डेटा लिया जाता था, ठीक है। अब वो जो डेटा आ रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हाउ वी यूज टू डिसाइड द रेट बेस्ड ऑन आपका ये जो ग्लोबल 8 बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स, इनका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, एंड इसका जो एवरेज है, ठीक है। अब हाउ दे आर शेयरिंग दिस डेटा, देयर वाज नो प्रॉपर रूल्स और ट्रांसपेरेंसी इन दिस केस। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, and to solve those particular problems we come up with ARR system. So London Interbank Offer Rate LIBOR was a very popular benchmark and was issued for USD, INR, British Pound and Swiss franc, Canadian dollar and Japanese yen, ठीक है। तो इनके लिए आपका ये काफी ज्यादा जाना जाता था इंटरेस्ट रेट के लिए। The rate was being calculated and published by each day by ICE Benchmark Administration, IBA. The LIBOR had come into a great amount of criticism and irregularities, as a result of which steps were taken to replace it as a financial benchmark rate. The event of LIBOR rigging in 2012 itself created a shock wave in the financial system, and credibility of financial reference used to price and determine payoff for trillion of dollars of loan bond derivatives came under the cloud, ठीक है। तो then we shifted to ARR. So ARR, alternative reference rate, one which remain the desirable feature of a LIBOR, ठीक है, which ensuring that it is based on transaction in liquid market, has to satisfy several key attributes, like it should provide robust and accurate presentation of interest rate in core money market that not सस्पेक्टेबल टू मैनिपुलेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेवलप करनी चाहिए, लाइक हर एक कंट्री का, जैसे इंडिया में LIBOR है, या हर एक कंट्री ने फिर अपने अल्टरनेटिव रेट ऑफ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट आपका जो डेवलप करना स्टार्ट किए, ठीक है। देन इट शुड offer a reference rate for financial contract that extend beyond the money market. It should serve as benchmark for term lending and funding, ठीक है। Some of ARRs which be suggested be used by the various central bank, जैसे क्या क्या है आपके पास, जैसे आपका यूएसए में यूज होता है, what was the replacement of that LIBOR, आपका SOFR, ठीक है, secured overnight finance rate, then we have आपका sterling overnight interbank rate, SONIA, then we have ESTER, euro short term rates, आपका we have SERON, Swiss average rate, we have toner, Tokyo overnight average rate and all, ठीक है। so they become alternative to the आपका LIBOR, and why this happened? Just because of the manipulative the manipulative activities which we found during the 2012 LIBOR riggings, ठीक है। तो वहां से आपका then countries shifted to their own areas, alright। Next one, under FEMA, which of the following transaction does require prior approval? Does not require, sorry, not does require, it does not require prior approval
ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो ये किस में होगा आपका? सो वी हैव टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वन इज ऑटोमेटिक रूट। इन केस ऑफ ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, आपको आरबीआई के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट इन केस ऑफ अप्रूवल रूट यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई बाय रूटिंग ऑथराइज्ड डीलर्स, ऑलराइट। So आपका investment in foreign entity engage in a real estate business, no, it is restricted. Yeah. As an individual, you cannot invest in this particular one. This area is restricted by RBI or your LRS scheme. Yeah. Establishment of wholly owned subsidiary abroad under the automatic route, wholly owned subsidiary or joint ventures. In both the cases, it is allowed. बिल्कुल सही है, ठीक है। So आपका investment in banking business outside India, again you need RBI approval. ठीक है। रेमिटेंस बियॉन्ड अब 2,50,000, नो, एलआरएस लिमिट इज 2,50,000, ठीक है। इसकी मैक्सिमम लिमिट है आपका 2,50,000, सो बियॉन्ड दिस इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओडीआई आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एफडीआई। जैसे एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसी का अपोजिट क्या है आपका? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जहां पे लेट्स से एज अ resident individual, if you want to start some company in some other country outside India, आप उसको होली ओन करना चाहते हैं, मतलब 100% अपनी ओनरशिप रखना चाहते हैं, और यू आर एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर, किसी वहां के लोकल कंपनी के साथ या किसी और कंपनी के साथ आप स्टार्ट करें। इफ इट कम्स अंडर ऑटोमेटिक रूट, सो यू डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर आरबीआई, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर रूट? सो ऑथराइज्ड डीलर बैंक, यू हैव टू फिल अ फॉर्म विद ऑथराइज्ड डीलर्स, that form is generally known as form ODI, ठीक है। They will do the scrutiny things, देखो आपका जो authorized dealer है वो आपका चेक करेंगे, and if it comes under the automatic route and if your documents satisfy that particular condition, they'll allow you, ठीक है। But in case of approval route, you have to take prior approval from RBI, ठीक है दोस्तों। और कुछ एरियाज आपके जो थे they are not allowed and all, ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर। FEMA provision, the important FEMA guidelines with अच्छा, क्वेश्चन इज मिसिंग और व्हाट? ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती से डिलीट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया था दैट वाज अराउंड आपका $3,000 वाला, ठीक है, दिस वाज, ठीक है, मतलब इसके आपका उसमें था, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फेमा गाइडलाइंस को अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ पे आपको मतलब लाइक वाइल यू आर डूइंग फॉरेन रेमिटेंसेस, सो यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। पहला जैसे आपका नो ड्रॉल ऑफ एक्सचेंज फॉर नेपाल एंड भूटान, ठीक है। नेपाल एंड भूटान में अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कम सो वी गॉट वी वन गेस्ट इज हियर, उसको से हाय टू एवरीवन, चलो सिट हियर। चलो, सो इफ यू आर रेमिटिंग मनी अब्रॉड इंक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान, अगर आप नेपाल भूटान जाते हैं, सो यू डू नॉट हैव टू एक्सचेंज योर करेंसी, वहां पर आईएनआर चलता है। 50,000 तक आपका, इफ यू आर डूइंग रेमिटेंसेस, तो 50,000 तक तो आपका एनईएफटी से हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपका बेसिकली जो क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट्स आपकी होंगी, ठीक है। इफ रुपीज इक्विवेलेंट 50,000 और अबव, सो क्रॉस चेक विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू कंट्रीज, हर जगह आपको फॉरेक्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ड्यूरिंग विजिट अब्रॉड, फॉरेन करेंसी नोट अप टू $3,000, ठीक है। $3,000 or equivalents. That means if you are visiting some country, let's say you are going अजरबैजान, ठीक है। सो अजरबैजान की करेंसी इज आपका क्या है, वहां की करेंसी? आई जस्ट मिस दैट नेम, ठीक है। चलो हम आ जाते हैं कहाँ, कजाकिस्तान, वहां की करेंसी है आपका टेंगे, ठीक है। सो जहां पे भी आप जा रहे हैं, लेट्स से यू आर गोइंग यूएस, या आप जा रहे हैं रशिया, रूबेल आपका, ठीक है। तो ये तो अब जैसे इन कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, बेसिक आपका जो गाइडलाइंस, नॉट रशिया, यूएस मान के चलो, ठीक है। इफ यू आर गोइंग यूएस, यू कैन कैरी मैक्सिमम $3,000, ठीक है। आप 3,000 यूएस डॉलर ही आपका क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर अपने साथ लेके आ सकते हैं। और इक्विवेलेंट्स मीन जैसे इफ यू आर गोइंग यूरोप, सो $3,000 का इक्वल आपका यूरोस, ठीक है। बट if you are going some other countries, some specific countries like Libya and Iraq, it is $5,000, and if you are going आपका ईरान एंड रशिया, प्लीज डू रिमेंबर दिस, अगर आप ईरान एंड रशिया जा रहे हैं तो यहां पे आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपके नहीं, सो दैट इज द वन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर योर पर्सनल ऑल्सो, ठीक है। इंडियन सिटीजन कैन रिटेन एंड पोजेस, आप वहां से वापस आ रहे हैं,
आपके पास कुछ डॉलर है, तो कितना डॉलर आप होल्ड कर सकते हैं? इट इज 2000 यूएसडी और इक्विवेलेंट, ठीक। सो यू कैन रिटेन और possess that particular, उससे ज्यादा है so you have to surrender with authorized dealer. So that question I missed, but हाँ, this is very important information. Next one, which of the following condition is incorrect regarding the crystallization of foreign exchange liabilities as per Foreign Exchange Dealers Association of India? Crystallization is kind of conversion आपका, ठीक है। तो incorrect ढूंढना है हमें, ठीक है। Export side bill must be crystallized into INR on the 30th day after the expiry of notional transit period, ठीक है, NTP, बिल्कुल सही। उसेंस एक्सपोर्ट बिल, ठीक है, देखो होते हैं ना, एक होता है साइड बिल, एक होता है उसेंस। साइड बिल आपका जो आपका डॉक्यूमेंट लाइक विच इज पेबल ऑन द स्पॉट, ठीक है। उसेंस इज लाइक विच हैज अ डेट, जिस जो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, लाइक विच इज पेबल आफ्टर 60 days 90 days एंड ऑल आफ्टर दिस शिपमेंट, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये चलते हैं, ठीक है। Must be crystallized into INR on the 30th day after the notional due date. This is also true. DA import bills आपका under LC is crystallized on the 10th day of after the date of receipt of document. This is also true. DP bills आपका LC are crystallized on, हाँ, दिस इज ऑल्सो 10th डे एक्चुअली, ठीक है। ये 15th लिखा है, दिस इज ऑल्सो 10th डे। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप लोगों का नहीं है, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। आप इसको इग्नोर कीजिएगा, जस्ट इग्नोर दिस क्वेश्चन, हाँ, ठीक है। दिस क्वेश्चन नॉट बिलोंग्स टू IAN IFS एक्चुअली, दिस बिलोंग्स टू BFM सब्जेक्ट आपका, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। What is the major difference between GDR and ADR? ठीक है। So American, like I hope आपने सुने होंगे, American Depository Receipt, Global Depository Receipt, and for India it is IDR, Indian Depository Receipt. Okay, so what is GDR and ADR? जैसे कोई Indian company आपका, if they want to raise funds from outside India by issuing their equity, kind of in the form of equity, ठीक है। तो जैसे आप let's take an example of Infosys. Infosys आपका लिस्टेड है कहाँ पे? Nasdaq के अंदर। पहले ये आपका NYSE में था, अभी ये Nasdaq में है, ठीक है। सो अब लाइक let's say if Infosys ने क्या किया कि जो यूएस सिटीजन है वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदे, तो उसने अपने आप को लिस्ट किया विद आपका Nasdaq, ठीक है। और ऐसे ही let's say if your bank, suppose that SBI, if they want to list themselves with some foreign exchanges, कि जैसे वो चाहते हैं कि दुनिया भर के कहीं से भी उसकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करें, दे वांट टू रेज फंड्स, सो दे कैन गो विद लुक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, आपका यूरोप में जो है, एंड विच इज पार्ट ऑफ GDR। अब ADR और GDR, अब वैसे ही जैसे सपोज दैट कल के डेट में एप्पल इनकॉर्पोरेशन और आपका एनी अदर कंपनी, इफ दे कम इंडिया टू रेज फंड्स एंड दे वांट टू लिस्ट देयर शेयर इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, so their route will be IDR, Indian Depository Receipt, ठीक है। तो NSDL and CDSL will be the depository जो उनके थ्रू आपका हमारे मार्केट में उसको लिस्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज द वन। अब यहाँ पे ADR, दिस इज लिमिटेड टू द अमेरिकन मार्केट ओनली, बेसिकली US डॉलर में ही होता है, एंड आपके जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। GDR इज काइंड ऑफ अ ग्लोबल थिंग्स, ठीक है। It also get issued in dollar, but like mostly they get listed in Luxembourg Stock Exchange, ठीक है। तो वहां से आपका, and it is like we have global participation in this particular one, ठीक है। तो GDR are traded only on US, no, ADR is traded in US, ठीक है। while ADR traded on globally, तो रिवर्स करते तो सही होता। ADR issued in dollar, बिल्कुल। GDR can be issued in multiple currencies, this is correct, ठीक है। But mostly it get issued in dollar, but it can be in euro or some other currencies. GDR allow voting right to investor where ADR do not know. आपका in both the cases, or in ADR in ADR we have voting right, in GDR we do not have voting right. ADR can be issued by any bank, where GDR are issued by European bank, ठीक है। SS इसमें भी आपका वो नहीं हो, B should be right answer, yes हाँ। So ADR आपका American Depository Receipt are traded only on US and denominated in US dollar. GDR are traded in multiple global market denominated in multiple currencies, making them more flexible for global investors. All right. एक और क्वेश्चन करते हैं. We will discuss these particular in detail also.
According to FEMA, which of the following is not a valid provision related to foreign currency transaction for individuals? Not a valid provision related to foreign currency transaction for individual. No foreign exchange can be drawn. अच्छा, this was the question जो अभी हमने आगे देखा था ना, explanation आप करें. This was the question actually for that one. अब बताओ जरा आंसर क्या होगा, बताओ. ठीक है. So no foreign exchange can be drawn for Nepal and all. This is true. Payment exceeding 50,000 in INR must be made by cross check for Nepal in this. True. A resident Indian can retain and possess up to $5,000. No, ये गलत है. कितना? $2,000. ठीक है. तो रिटेन की बात हो रही है. रिटेन एंड पोजेस, आप कितना अपने पास फॉरेन करेंसी रख सकते हो? मैक्सिमम $2,000 और इक्विवेलेंट्स. ठीक है. Traveler to Libya and Iraq can carry up to 5,000. This is also true. For Russia and Iran, there is no limit and no restrictions. For other countries, it is 3,000. कि आप कितना ले जा सकते हो? $3,000. कितना पोजेस कर सकते हो अपने पास वापसी में? That is $2,000. ठीक है. और डॉलर और इक्विवेलेंट्स. एंड फॉर लीबिया एंड इराक इट इज आपका 5,000. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? नॉट. सो नॉट अ वैलिड. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. उसी से रेफरेंस करता हुआ क्वेश्चन है आपका ये, प्लीज ध्यान रखें. ठीक है. सो नेपाल एंड भूटान आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉल्स. ठीक है. जहां पे हमने इनको डिस्कस किया. आपका $2,000 और इक्विवेलेंट्स. 5,000 limit apply to Libya and this. Otherwise, it is 3,000 for Iran and आपका for Iraq and आपका Russia. There is no limit. ठीक है. Which of the following statement about ADR is incorrect? ठीक है. आपका ADR के संबंध में कौन सा statement आपका incorrect है? ठीक है. ADR are issued in capital market of USA. Correct है. Sponsored ADR require SEC registration. It is not mandatory. ठीक है. प्लीज डू रिमेंबर दिस. ठीक है. तो जो स्पॉन्सर्स एडीआर है, फॉर अनस्पॉन्सर्ड एडीआर इट इज मैंडेटरी. ठीक है. इट इज मैंडेटरी कि आपको यू हैव टू रजिस्टर्ड विद एसईसी रजिस्ट्रेशन, बट फॉर स्पॉन्सर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. हमें इनकरेक्टेड ढूंढना था ना. यस. एडीआर रिप्रेजेंट शेयर ऑफ नॉन यूएस कंपनीज. यूएस बैंक एक्ट एज अ डिपॉजिटरी फॉर एडीआर. तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. आप ध्यान से देखो. ठीक है. American depository receipt are a receipt or certificate issued by US bank representing specific number of shares of non-US company. ठीक है. So जिसमें आपका these are issued in capital market of US alone. ठीक है. Capital market of USA. These represent securities of companies of other countries, like as I gave you example of Infosys. These securities are traded in US market, bank depository in case, and ADR are evidence of ownership of underlying shares. ठीक है. So we have unsponsored and sponsored. Unsponsored arrangement between arranged by the US broker. US depository bank creates such ADR. The depository has registered with ADRs with SEC. ठीक है. So यहाँ पे कौन है आपका? सिर्फ SEC आपका. ठीक है. स्पॉन्सर्ड, अब हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर था. ठीक है. आर क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन दिस. ठीक है. आप देखो ध्यान से दोबारा से. हमारा क्वेश्चन कैसे है? आपका अनस्पॉन्सर्ड है तो आपका इसमें मैंडेटरी है सीएससी में, बट अगर इट इज स्पॉन्सर्ड इट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. नेसेसरी नहीं है आपका. ठीक है. इशूइंग कंपनी इनिशिएट द प्रोसेस एंड promotes the company's ADR in USA. It choose single depository bank. रजिस्ट्रेशन विद SEC इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट कंपल्सरी. ऑलराइट. चलो आगे बढ़ते हैं. GDR में आपका ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूरोप मोस्टली, रिप्रेजेंट शेयर ऑफ अदर कंट्रीज. डिपॉजिटरी बैंक इन यूरोप रिक्वायर दीज शेयर्स एंड इशू रिसिप्ट टू इन्वेस्टर. GDR डू नॉट कैरी द वोटिंग राइट. ठीक है. जैसे यहाँ पे आपका इसमें वोटिंग राइट नहीं होता है. ठीक है. एक क्वेश्चन हमने पास्ट में डिस्कस किया था. डिविडेंड इज पेड इन लोकल करेंसी, मतलब अगर यूरोप में है तो यूरोप में. ठीक है. एंड देयर इज नो एक्सचेंज रिस्क फॉर द इशूइंग कंपनी इन दिस केस. ठीक है. इशूइंग कंपनी कलेक्ट रिसिप्ट इन फॉरेन करेंसी विच कैन बी यूज लोकली फॉर द मीटिंग एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट. जैसे एज आई सेड कि जैसे सपोज दैट आपका TCS वो अपने आप को लिस्ट करते हैं लुक्सेमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में. ठीक है. दे रेज लेट्स से 10 बिलियन यूरो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इशू.
दे कैन यूज दैट मनी इन देयर यूरोप मार्केट, अपने यूरोप में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दे कैन यूज दैट वन, ठीक है। सो GDR आर नॉर्मली लिस्टेड इन लुक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडेड आपका OTC इन और लंदन एज वेल एज अदर मार्केट. It can be converted into underlying shares. All right. Next one. What is the relationship between a country's trade balance and its exchange rate? तो अगर आप बात करते हैं जैसे USD INR, ठीक है, देयर इज अ करेंसी पेयर USD INR, ठीक है, तो इस केस में लेट्स से द करंट रेट इज 84, एक डॉलर के लिए यू हैव टू पे 84 रुपीज। अब आप चाहते हैं कि डॉलर मतलब जो हमारा रुपया हो उसको स्ट्रेंथ मिले, ठीक है, यू वांट कि रुपये को स्ट्रेंथ मिले। सो फॉर दैट से क्या होना चाहिए, आपका ट्रेड क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी हायर साइड, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये रेट आपका घट के 82 आ जाए, दैट मीन्स इट इज गेटिंग स्ट्रेंथ, INR इज गेटिंग स्ट्रेंथ, इन दैट केस योर BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेड होगा आपका ट्रेड सरप्लस जितना होगा उतना ज्यादा आपकी करेंसी की डिमांड होगी एंड इट विल गिव strength to this team. A trade surplus exert depreciation pressures, no. A trade deficit lead to currency नहीं depreciation होना चाहिए, ठीक है। A trade deficit cause depreciation due to higher demand for foreign currency, ठीक है। तो ये आपका C, जैसा हमारे यहाँ पर होता है what we generally have, we have trade deficit, deficit है तो हम और फॉरेन करेंसीज की डिमांड करें, फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, that means there is more supply for INR, that's why your rupee is getting weaker in the market, all right। तो वहां पे ये यहां से यहां नहीं हो रहा बल्कि यहां से यहां हो रहा है, ठीक है, इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट वन, हाउ डज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इफ वी हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी सो इट अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। देखो क्या होता है ना, जैसे एक कंट्री है जहां पे हर 2 साल में सरकार बदल रही है एंड एवरी गवर्नमेंट दे हैव देयर डिफरेंट एजेंडा, ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से काम करना है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। इफ अ कंट्री जहाँ पे जैसे कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हमारे पास 15 साल से सेम गवर्नमेंट है या उससे पहले भी ऐसा लंबे लंबे समय तक होता था, ठीक है, सो दे हैव स्टेबिलिटी इन दिस वन। तो इन्वेस्टर का लाइक इट राइट नाउ वी हैव इंडिया गवर्नमेंट, सो दे हैव सर्टेन एजेंडास कि इस तरीके से हम बिजनेस करेंगे और करवाएंगे, तो जो आपके इन्वेस्टर हैं दे गेट टू नो अबाउट दैट थिंग, अकॉर्डिंगली दे इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है। तो दैट जनरली प्रोवाइड स्ट्रेंथ to the foreign investment that attract the foreign investment, all right। so political stable countries experience currency depreciation नहीं, अगर investment ज्यादा आएगा तो appreciate होगा। political stability increase currency demand due to speculative opportunities, political stability attract foreign investment, मतलब speculative नहीं है, political stability attract the foreign investment leading to currency appreciation, ठीक है। तो ये आपका correct statement, ठीक है। A company import raw material priced in USD, ठीक है। अब ये केस बेस है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आसान में समझना है इसको, ठीक है। तो जैसे आपका एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, लेट्स से देयर इज एन क्या है आपका इंपोर्ट, ठीक है, देयर इज एन इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया, इंपोर्टर का नाम है ए, ठीक है, ही डिड सम इंपोर्ट फ्रॉम पर्सन एक्स आपका फ्रॉम US, ठीक है। आप ये क्या कर रहा है, मतलब जो ए है ही इज इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम US, ठीक है, एंड देयर इनवॉइस इज जनरेटेड इन डॉलर, ठीक है। लेट्स से आपका इनके बीच में जो सेल एग्रीमेंट है दैट इज फॉर 10 मिलियन $, विच इज पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। सपोज दैट दिस इज पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब ए को बी को पेमेंट, एक्स को पेमेंट करना है $10 मिलियन आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। इफ INR, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ INR एप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर द कंपनी विल एक्सपीरियंस, ठीक है, a company import raw material priced in US dollar, if the INR appreciate against the dollar, अब यहाँ पे जैसे suppose that when they entered into a contract, ठीक है, जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, ठीक है, that the price was, जो प्राइस था आपका $1, $1 इक्वल टू सपोज दैट इट वाज 83 रुपीज, ठीक है, 83 INR आपका था, ठीक है। नाउ 3 मंथ लेटर, अब 3 महीने बाद जब इसको एक्चुअली में पेमेंट करनी है, ठीक है, सो जब इसको एक्चुअली में पेमेंट करनी है $1 इज इक्वल टू क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ, इफ INR एप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर, सो सपोज दैट इट केम्स टू, यहाँ 83 था, यहाँ पे ये आ गया आपका 81 रुपीज, ठीक है। सो नाउ हाउ इट विल आपका इम्पैक्ट दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो इसमें क्या होना होगा, इसके लिए आपका ही विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है,
बेनिफिट क्यों होगा इसको, देखो इंपोर्टर है, ही हैज टू मेक पेमेंट इन डॉलर, ठीक है, प्राइस इन यूएसडी आपका, तो पहले इसको 10 मिलियन यूएस डॉलर पेमेंट करनी, तो पहले $1 के लिए ही हैज टू पे 83 रुपीज, नाउ ही हैज टू पे ओनली 81 रुपीज, क्योंकि आपका डॉलर डॉलर वीक हुआ है एंड आपका आईएनआर क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। सो इट शुड बी आपका लोअर इंपोर्ट कॉस्ट आपका, ठीक है, सो लोअर इंपोर्ट कॉस्ट आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो रिलेशन आपका, दिस इज द कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट ना, आपको अच्छे आंसर्स करने से कोई नहीं रोक सकता, अंडरस्टूड। अगर मैं इसको आपका कर देता कि अगर हम यहाँ पे रुपी डेप्रिशिएट कर देते, रुपी डेप्रिशिएट होता ही हैज टू मेक मोर पेमेंट, तो वो उसके लिए क्या हो जाता आपका, उसका इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the full form of LERMS? It is Liberalized Exchange Rate Management System, ठीक है, and it was get introduced in March 1992, ठीक है। So March 1992 Liberalized Exchange Rate Management System, ठीक है, जिसके हिसाब से आज के डेट हमारे यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होते हैं, ठीक है, ओपन मार्केट बेसिस आपका, और ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फैक्टर्स विच इज ऑल्सो नोन एज डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सो एक्सचेंज रेट कैन बी फिक्स रेट आपका जो आरबीआई के द्वारा, अदर फ्लोटिंग, एंड दिस वाज द इंट्रोडक्शन। फॉरवर्ड मार्केट एफिशिएंसी, फॉरवर्ड मार्केट एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब लाइक द बेस्ट फॉरवर्ड मार्केट इन द वर्ल्ड, वो क्या अज्यूम करता है, फॉरवर्ड रेट अलाउ हायर देन स्पॉट, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप एफिशिएंसी की बात हो रही दोस्तों, ठीक है। फॉरवर्ड रेट आर अनबायस्ड प्रिडिक्शंस ऑफ द फ्यूचर, बिल्कुल देयर इज नो बायसनेस इन दोज पर्टिकुलर रेट एंड ऑल, तो बी विल बी राइट आंसर एंड दिस इज इट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेशन आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन, यू आई होप यू लर्न so many new things from this particular session, okay? So still if you have some queries, this is my telegram group guys, you can connect me over there, you can ask your queries, and if you need any help from my side, just do let me know in the comment section, okay? So we are doing IE and IFS in detail, I do not want to take any chance, ये एक ऐसा पेपर है जो सबसे पहला पेपर है आपका, जो मोरल बूस्ट होगा यहीं से होगा, अगर डाउन होगा तो यहीं से होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड आई वॉन्ट कि लाइक दो अगर आप जीआईबी में पार्टिसिपेट करो, इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव टू क्लियर दिस, ठीक है, मतलब देर इज नो पॉइंट ऑफ लूजिंग दैट 6 मंथ इंसेंटिव एंड ऑल, ठीक है, जो आपका इंक्रीमेंट है, ठीक है, वाई लूज फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने, मतलब ऑन एन एवरेज 4-5 हज़ार रुपये होगा, तो 12-5 60 हज़ार रुपये, ठीक है, सॉरी 6 आपको 30-40,000 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एंड जितना डिले होता जाएगा उतना ज़्यादा फिर वो थोड़ा सा चैलेंजेस रहते हैं, उधर आपका सीआईबी का खाली ये नहीं छूट रहा है, आपका सीआईबी फिर 6 महीने लेट होगा, तो 6 महीने इसका इंक्रीमेंट तो गया गया एक, उसका 2 इंक्रीमेंट चले जाएंगे, सो इट्स अ ह्यूज लॉस, आई डो नॉट वांट दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। बढ़िया से आप पढ़िए इसको, एएफएम आई हैव डन 100%, ऐसे आईएन आईएफएस, दीज आर द 2 सब्जेक्ट, अगर आपने यहाँ पर कमांड बना ली तो फिर आपका पीपीपी आरबीडब्ल्यूएम आई गिव यू एश्योरेंस कि आप एक हफ्ते के अंदर, like those who are worried ना, कि I'll make sure कि आप you will be able to score 60 plus, ठीक है, downside in that week also, but I'll start from 15 March itself, so you will be scoring 65-70 in that particular exam. I only score 81 in that particular paper, ठीक है, और मैंने तो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था वो, तो वो सारी चीज़ें आपका कहीं ना कहीं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू एंजॉय द सेशन। I missed India Pakistan cricket match just because of this one. Okay? So now I'll also watch the match, and I'll see you tomorrow, and we will discuss one another unit. Okay. So all the very best, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day, and all the very best. Thank you.